तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जे स्टार्ट एजुकेयर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। पॉलिटिक का जो सेशन है ये फिर नेक्स्ट चैप्टर लाए हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ये कैग की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं मैक्सिमम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ये देखिए को है, को टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है ना, कहने का सेंस है कि जो हमारा कैग होता है, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, इसकी जो इसके परीक्षक में जो टीका टिप्पणी है या जो उचित कार्रवाई है वो करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। तो इसमें जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो संसद की होती है। हमारे जो संसद होती है जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो संसद होती है कैसे करती है कि जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 151 है, कितना 151 का जो सब क्लास 1 है, इसके तहत जो होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद में प्रस्तुत होती है और राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदन में, ठीक है ना, प्रस्तुत दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद पे, और किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदन में प्रस्तुत की जाती है। इनकी जो रिपोर्ट है, जो कैग की रिपोर्ट होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। ठीक है ना, लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है ना, एक लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति की जो बैठक होती है उसमें ये उपस्थित होते हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। और संविधान का जो अनुच्छेद 149 है, संविधान का जो अनुच्छेद 149 में इसमें कैग है हमारा, ठीक है ना, CAG, कैग के जो कर्तव्य और शक्तियां होती हैं ये दोनों का वर्णन इसमें किया गया। अनुच्छेद 149 में कैग का जो शक्तियां हैं और कैग के पास जो कर्तव्य हैं इनका वर्णन 149 आर्टिकल्स में आपको मिलेगा। चलिए थर्ड की हम बात करते हैं कि थर्ड में क्या है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि मित्र एवं मार्गदर्शक किसका होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति का होता है। ठीक है ना, तो लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग करते हैं और इस प्रकार वे क्या होते हैं, समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें बात किया ना मित्र की, मित्र और मार्गदर्शक, इसीलिए मित्र और मार्गदर्शक दोनों होते हैं। चलिए फोर्थ की हम बात करते हैं। फोर्थ में क्या कहा गया है, फोर्थ में कहा गया है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं। देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है, लोक निधि का अभिभावक यानी गार्जियन किसे कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसको कहा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को कहा गया। ठीक है ना, कैग को क्या कहा गया, लोक लेखा जो निधि होती है, लोक निधि होती है, उसका यह अभिभावक होता है। तो भारतीय संविधान के तहत जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो संघ और राज्य दोनों की लोक निधियों में सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। ठीक है ना, यानी संघ में भी करता है और राज्य में भी करता है। क्या करता है, जो लोक निधियाँ होती हैं उनके आय व्यय का लेखा परीक्षा करता है और इस प्रकार इसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों राज्य और संघ दोनों में क्या करता है, ये परीक्षा करता है, लोक लेखा लेखी का परीक्षा करता है दोनों निधियों का। ठीक है, फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या कहा गया है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। कहने का सेंस है कि जो हमारे CGI होते हैं, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर कौन अधिकारी आता है, यानी भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, उसके बाद यानी जो हमारा CGI का नंबर आता है इसके ऊपर कौन अधिकारी होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ा, पहले जो भारत सरकार की बात करता है तो भारत सरकार में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है हमारे देश का वो होता है प्रेसिडेंट।
ठीक है ना। सबसे ऊपर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी। तीसरे नंबर का होता है प्राइम मिनिस्टर, क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। फिर चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना, जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल, सभी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो पूरे देश के चौथे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। फिर अगर हम पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है ना, भूतपूर्व क्या होते हैं, ये प्रेसिडेंट, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। फिर उसके बाद छठे नंबर के, अच्छा, भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, देखिए दोनों शब्द हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, ये देश के पाँचवें नंबर के सबसे बड़े अधिकारी के तौर पे होते हैं। और छठे नंबर की अगर हम बात करें तो भारत के जो CGI होते हैं, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये CGI और लोकसभा का अध्यक्ष, ये दोनों समकक्ष होते हैं। CGI और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये समकक्ष होते हैं और भारत के छठे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार सबसे नंबर 1 पे सबसे बड़ा हमारे जो आधिकारिक तौर पे है वो राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल और पाँचवें नंबर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट और उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री पाँचवें नंबर के। और छठवें नंबर के जो होते हैं CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान का, और लोकसभा का अध्यक्ष, ये छठे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। 6 देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? देखिए ये दूसरी चीज़ हो गया, वो दूसरी चीज़ था, ये दूसरी चीज़, ये सिविलियन अधिकारी पूछ रहा है, ठीक है ना। भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का जो अधिकारी सिविलियन अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल का सचिव होता है। और वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। क्या होता है? देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। 7 में क्या है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी कब प्राप्त वैध मतों का कितना वोट नहीं पाता है तो अपनी जमानत खो देता है। कहने का मतलब है कि जब लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और वह वैध मतों का कितना वोट पा जाए कि उसकी जमानत जब्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/6, ठीक है ना। 1/6 क्या है? ये वैध मतों का है, वैध मतों का 1/6। यानी लोकसभा चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 वोट प्राप्त कर लेता है तो उसकी उम्मीदवारी की जो जमानत राशि है जब्त नहीं होगी, और इससे अगर कम प्राप्त करता है 1/6 से तो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी, ठीक है ना। यानी वो अपनी जमानत क्या करेगा? खो देगा। तो इसमें पूछा गया है कि वैध मतों का कितना वोट नहीं पाएगा, यानी 1/6 नहीं अगर पाएगा तो वो क्या होगा? अपनी जमानत खो देगा, ठीक है ना। ये देखिए लोग अक्सर कहते होंगे कि अरे ये तो जमानत भी इनकी जब्त हो जाएगी। अक्सर चुनाव में कहा जाता है कि क्या जीतेंगे, ये तो जमानत भी अपनी नहीं बचा पाएंगे। तो यही वो जमानत की बात होती है कि अगर जितने भी वोट पड़े हैं जो लीगल हैं, जो अवैध वोट हैं वो नहीं, वैध वोट जिनकी गिनती होती है उनका अगर 1/6 से कम पाता है तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, और 1/6 से ज़्यादा पाता है तो जमानत जब्त नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए 8th की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां क्या है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक बना रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा में जो चुनाव लड़ा जा रहा है या जो सीटों का आवंटन है, जैसे लोकसभा में 552 सीट है ना, तो वो 1971 की जनगणना के अनुसार तो बनाया गया, लेकिन किस वर्ष तक ये बना रहेगा, कहने का ये मतलब है। ये कब तक बना रहेगा? ये 2026 तक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। 2026 तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 2026 के बाद ही जो 552 लोकसभा की सीटें हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। आइए इसकी हम पूरी व्याख्या जानते हैं कि है क्या जी। हम बात करते हैं पहले संविधान की, जो है जो संविधान का हमारा क्या है 84वां संविधान संशोधन,
ठीक है ना। ये कब हुआ था? 2001 में, ठीक है ना। जो 84वां हमारा संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, उसी में हम अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 81 का सब क्लास 3, ठीक है ना, में क्या कहा गया है कि संशोधन करके, इसमें संशोधन करके 2000 के स्थान पर, यानी जो ये 2026 है, ये पहले 2000 था, 2000 के स्थान पे लोकसभा में जो राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण है वो वर्ष 2000 से बढ़ा के 2026 कर दिया गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि जो लोकसभा में जो सीटों का जो आवंटन था वो कितना था, कितना है इस समय? 552 सीट का है। इसके पहले 545 सीट का था, वो 2000 तक था, और 2000 के स्थान पे ये 84वां जो हमारा संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसके आर्टिकल जो 81 का सब क्लास 3 है, इसमें परिवर्तन कर दिया गया। और जो 2026 था, ये पहले 2000 था, और 2000 के स्थान पे इसका जो वर्ष है वो 2026 तक बढ़ा दिया गया कि लोकसभा के सीटों में कोई भी घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। कब तक? 2026 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ कितनी टोटल लोकसभा में सीटें हैं? लोकसभा में जो सीटें हैं ये हैं 552, ठीक है ना। राज्यों में कितनी हैं? 530, ठीक है ना। और उसके बाद संघ शासित प्रदेश, ये संघ शासित प्रदेश। अब बात करें कि जो संघ शासित प्रदेश है इसमें कितनी सीट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये 20 सीट, यानी 20 सीट से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें नहीं हो सकती। कब तक? 2026 तक। 2026 के बाद फिर इसमें संशोधन होगा और ये सीटों को बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। देखिए घटाने की संभावना तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। हमारे भारत की जो जनसंख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जो परिसीमन आयोग होगा वो जाहिर सी बात है जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करता है। तो हर राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो सीटें 552 है ये भविष्य में और भी आगे ही बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो कहने का सेंस है कि 2026 तक है कि 2026 तक हम इसमें कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं कर सकते, तो 2026 के बाद ही इसमें बढ़ाया जा सकता है। तो वर्तमान में जो सिचुएशन है वो राज्यों में लोकसभा की सीटें, सभी राज्यों में, भारत के जितने राज्य हैं 530 हैं, और संघ शासित प्रदेश में कितने हैं? 20 हैं। और इसके बाद क्या है? एंग्लो इंडियन की 2 सीटें, 30, 20, 50 और 2 52, 552 सीटें हो गई, ठीक है ना। इसी के आधार पे हो सकता है। तो इसका जो निर्धारित वर्ष है वो है 2026। केंद्र शासित, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें लोकसभा के सदस्य 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते 2026 तक, और राज्य में 530 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य बंटवारा की जनगणना का आधार क्या है। अभी मैंने बताया कि 2026 तक हम ना इसको घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ये निर्धारित कब किया गया? ये किया गया 1971 की जो जनगणना हुई थी तब निर्धारित किया गया कि 1971 की जो जनगणना उसी को आधार वर्ष माना गया, ठीक है ना। तो जो संविधान का अनुच्छेद 82 है, देखिए एक एक संविधान का अनुच्छेद हम आपको बताते हैं हर मोड़ पे ताकि आपको याद रहे कि जो संविधान का अनुच्छेद 82 है के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है, ठीक है ना। यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, यानी जो 1971 का आधार वर्ष है ये पहले सन 2000 तक के लिए थी कि 2000 तक कोई भी सीटों को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर उसमें 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया और ये 2000 के स्थान पर 2026 कर दिया गया कि 2026 तक अब हम किसी भी लोकसभा की सीटों को घटा और बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। देखिए हम एक एक चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक एक चीज़ समझिएगा अभी ताकि जो है
इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। हम 11 की बात करें, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। मैंने कहा कि किस आधार पर जो सीटें होती हैं वो आवंटित होती हैं, तो वो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। जैसे हमने कहा ना, जो परिसीमन आयोग होता है वो परिसीमन आयोग एक जनसंख्या के आधार पे, जैसे मान लीजिए 10 लाख कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक एमपी होगा, यानी एक सांसद होगा, ये निर्धारित कर दिया उन्होंने। तो ये किस पे आधारित किया? क्षेत्रफल के आधार पे नहीं, जनसंख्या के आधार पे। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई जो है 5 किलोमीटर के ही सराउंडिंग में अगर 10 लाख लोग हो गए तो उसी 5 किलोमीटर पे एक लोकसभा का प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा। अगर ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे अगर जनसंख्या होती है तो 50 किलोमीटर पे निर्धारित करेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या के आधार पे। ठीक है ना। जनसंख्या के आधार पे लोकसभा में क्या होता है, राज्यों को सीट आवंटित की जाती है। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए, हालांकि बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चंस, तो जनसंख्या के आधार पर आप लोग लगाइएगा। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सीट का निर्धारण नहीं होता लोकसभा में। ठीक है। 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, पहले समझिए क्वेश्चन को, कि जो लोकसभा होता है ना, उसमें ऐसा कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है कि जो हमारा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करते हैं हम। ठीक है ना। कि जो एसटी की जो सीट है उसका स्थान आरक्षित नहीं है, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। तो इसका जो सही आंसर है पहले ए, केरल और तमिलनाडु। हम आपको और भी राज्य बता दे रहे हैं कि जिसमें एसटी की सीटों की व्यवस्था नहीं है, तो वो है आपका नागालैंड। ठीक है ना। नागालैंड है। फिर है आपका पंजाब। ठीक है, क्या है, पंजाब है। फिर उसके बाद है तीसरा सिक्किम है। फिर उसके बाद मेघालय है। ये राज्य जो है यहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि बाद में इसमें संशोधन किया गया और 2-2 सीटें 2 राज्यों को मिल गई। किसको? अरुणाचल प्रदेश और जो है नहीं, इसमें आपको मिल गया कर्नाटक, क्या नाम है, लोकसभा में जो स्थान आरक्षित के 2-2 सीटें की गई, किसको किसको की गई? ये की कर्नाटक और मेघालय को। बाद में जो है कर्नाटक और मेघालय को 2-2 सीट दे दी गई। ठीक है ना। नहीं तो पहले कर्नाटक और मेघालय में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का कोई भी सीट नहीं थी। ठीक है। अच्छा, ये तो रहा चलिए एसटी का। एसटी का अब हम बात करते हैं एससी का। ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट का, कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां शेड्यूल कास्ट एससी के लिए लोकसभा में सीटों का स्थान आरक्षित नहीं है। देखिए, दोनों चीज़ मैंने एसटी का भी बता दिया और एससी का भी। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है, मिलान में पूछता है, एक एक सिंगल क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम अनुसूचित जातियों की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना। सॉरी, हाँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, गोवा में नहीं है, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में और त्रिपुरा में इनकी विधानसभाओं में आरक्षण नहीं है। किसकी? अनुसूचित जातियों की। ये विधानसभा की बात कर रहा है। ठीक है ना। विधानसभा में जो अनुसूचित जाति की या एससी की जो सीट है इन राज्यों में आवंटित नहीं है। वो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है ना। यहाँ के जो विधानसभा सीटें, यहाँ पे एससी की सीट का आरक्षण नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिएगा। ठीक है ना। एसटी के लिए मैंने बता दिया कि एसटी के लिए लोकसभा में, देखिए यहाँ पे विधानसभा की बात कर रहा है एससी में, और एसटी में लोकसभा की बात कर रहा है। यानी लोकसभा में एसटी की सीट कहाँ कहाँ आरक्षित नहीं है? तो वह राज्य है नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश। ठीक है। इतनी जगह है कि जहाँ एसटी के लिए सीट नहीं है। बाद में 2008 का जो परिसीमन आया उसमें 2-2 सीट कर्नाटक और मेघालय को दे दी गई। इस प्रकार एसटी की जो सीटें हैं कर्नाटक और मेघालय में तो हो गई, लेकिन बाकी जगह नहीं हुई। अब विधानसभाओं में एससी की सीट की बात करते हैं, तो कौन कौन सी विधानसभा की जहाँ एससी की सीट नहीं है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ की विधानसभाओं में एससी की सीट नहीं है। ठीक है। चलिए
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है ना। 13 क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, ठीक है ना, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकसभा हमारी होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा में जो एससी की सीट है वो टोटल कितनी है, तो कितनी है, टोटल 84, ठीक है ना। लोकसभा में जो संविधान का अनुच्छेद 330 है, क्या है, अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीट हैं, 84, ठीक है ना, 84 सीटों का जो है प्रावधान है। लेकिन ये 84 सीटें सिर्फ एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं, बात समझिएगा, एससी के लिए है, सिर्फ 84 सीटों का आवंटन हमारे लोकसभा में किया गया है, ठीक है ना, ये आरक्षित सीटें हैं 84। चलिए तो ये रहा आज का हमारा पॉलिटिकल सेशन। नेक्स्ट फिर आएगा, इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।